Let us see the next question. Closing value of the Sensex for the month of October is given below. Date of closing is given and the Sensex value is given. You are required to test, highlight the portion, weak form of efficient market hypothesis by applying the run test at 5% and 10% level of significance. The following values can be used. Value of the T at 5% is 2.101 at 18 degrees of freedom. Value of T at 10% is 1.734 at 18 degrees of freedom, and so on. Further readings are given. I request all of you to go through the question, please. I request all of you to pay attention properly now. अभी हम लोग नया जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है. इट इज अबाउट द रन टेस्ट. रन टेस्ट के लिए जो हमारा वर्किंग है वो कुछ ऐसा होगा. सबसे पहले ये रन टेस्ट क्यों होता है? ये रन टेस्ट होता है टू टेस्ट दैट से वेदर द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी और नॉट. दैट इज फॉर द बेसिक पर्पस. जैसे ऑटो कोरिलेशन टेस्ट था वैसे ही एक टेस्ट है टू नो दैट से टू चेक दैट वेदर द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी और नॉट. ना उसके लिए से वी हैव लाइक द रन टेस्ट. अभी रन टेस्ट में हमको जो क्लोजिंग प्राइसेस का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, अगर हमको क्लोजिंग प्राइसेस के अलावा भी कुछ दे रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है. क्लोजिंग प्राइसेस ही रेलेवेंट है. उसमें हमको ये देखने का लेट्स से द नंबर ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस आर ग्रेटर देन 30 और नंबर ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस आर लेस देन इक्वल टू 30, ऐसा देखने का. अगर नंबर ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस आर ग्रेटर देन 30, then in that case we are having say concept say which is given a name as like the probability distribution method, in which we use say the Z table, कुछ ऐसा. Over here in this question we have been provided with the information about the closing prices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. But the number of closing prices over here have been given which is less than equal to 30, that is 20 over here. उस केस में listen carefully, we will be having say the concept like this. We have to see whether we have been provided with sample data for assessment or we have been given population data for assessment. अगर हमको population data दे रखा है then in that case again we are required to use this method that is called probability distribution method, जिसमें हम लोग से ये Z टेबल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. और अगर हमको सैंपल डेटा दे रखा है असेसमेंट के लिए तो हमको वहां पे टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट अप्लाई करना है. यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमको दे रखा है लेट्स से द टी टेबल का रीडिंग. टी स्टैंड्स फॉर से इट इज द टी टेबल रीडिंग इज प्रोवाइडेड टू अस. So of course we are required to assume that say the question is providing the information about the sample data for assessment और हमको टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट अप्लाई करना है. ये टेस्ट कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ और फिर हम लोग इसका कंक्लूजन भी समझेंगे. बट द फर्स्ट थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इज वी आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट ओवर हियर कंसीडरिंग दैट द सैंपल डेटा इज प्रोवाइडेड फॉर असेसमेंट एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लेस देन इक्वल टू 30. So we understand that over here से हमको टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट अप्लाई करना है. Everybody is requested to pay attention. देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट में हमको आगे कैसे वर्किंग करना है वो मैं आपको समझाता हूँ.
सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 में वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ n1 कॉमा n2 एंड r। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये तीन चीज का कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज n1 n2 एंड r। नाउ स्टेप नंबर 2 में we'll make the calculation of mu. Mu is something like say the x bar. Mu will be calculated by using a formula like this: 2 into n1 into n2 divided by n1 plus n2, जो भी आंसर है प्लस 1 ऐसा किया जाएगा। दैट इज द वे द म्यू इज कैलकुलेटेड। उसके बाद we'll make the calculation of the standard deviation. Standard deviation is calculated as under root of the variance, and as far as the variance is concerned, it is calculated as mu minus 1 into mu minus 2 divided by n1 plus n2 minus 1। ये वेरियंस हो जाएगा और फिर उसका हम लोग अंडर रूट करेंगे और उसका अंडर रूट हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। दैट इज द वे द स्टैंडर्ड डिविएशन इज सपोज्ड टू बी फाउंड। उसके बाद वी आर रिक्वायर्ड टू यूज द टी टेबल इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे हमको दे रखा है 5%, 10%, 5%, 10%, 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा दे रखा है, देखो DF डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड परसेंटेज, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। देखो 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, रीडिंग इज 2.101 at 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 10% उसमें 1.734 at 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 20 डिग्रीज में 2.086 और यहाँ पे 1.725, ऐसा हम लोग समझते हैं। ना जैसे हमारा प्रेजेंट वैल्यू का टेबल होता है, फ्यूचर वैल्यू का टेबल होता है, जेड टेबल होता है, वैसे ही एक टेबल है जिसका नाम है टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इट इज हेल्पफुल टू ड्रॉ सम कंक्लूजन। कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक दीज 3 कैलकुलेशंस, जिसपे हम लोग n1 n2 एंड r कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग म्यू कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमको 4th स्टेप में एक कैलकुलेशन करना होता है जिसको बोला जाता है म्यू प्लस और माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू टी टेबल रीडिंग। फॉर n1 प्लस n2 माइनस 1, ऐसा करके। That is what say the kind of the run test that say we are required to follow. First of all, we'll do some calculation and then we'll try to understand that say उन्होंने ये calculation का के हिसाब से how we can draw the conclusion whether the market is in weak form of efficiency or not. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा calculation करते हैं and then we'll try to understand so the conclusion that say they have provided. यहाँ पे मैं वापस आता हूँ 1-2 मिनट के लिए। देखो क्लोजिंग प्राइसेस इज लेस देन इक्वल टू 30, देन इन दैट केस ये 2 टेस्ट है। सैंपल डेटा फॉर असेसमेंट के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेटा ऑफ असेसमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो फार ओनली वंस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय इंस्टीट्यूट इन एग्जामिनेशन। एक ही बार पूछा है जिसमें टी टेबल का रीडिंग दे रखा है, टी टेबल का रीडिंग, इसलिए हमको सैंपल डेटा फॉर असेसमेंट ही करना है। अगर हमको ये क्वेश्चन में और टी टेबल की रीडिंग नहीं दे रखा है पर जेड टेबल का इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, दैट इज जेड टेबल का इंफॉर्मेशन दे रखा होगा। तो ऐसा मान लेंगे कि हमको पॉपुलेशन डेटा दे रखा है और हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आंसर।
Everybody is requested to stop writing. Let me explain you. Step number 1, मुझे समझाने दो. Everybody stop writing. Calculation of n1, n2 and r. फ्रेंड्स, मैंने आपको n1, n2 and r का से कैलकुलेशन दे रखा है. What we have to do? We are required to make a comparison. कॉलम नंबर 1 में डेट है, कॉलम नंबर 2 में सेंसेक्स का वैल्यू है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो लिखा है मैंने. n1, n2 और r. देखो, रिड्यूस हुआ तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, वापस रिड्यूस हुआ यहाँ पे मैंने 2 लिखा. जब भी ये रिड्यूस होता है ना फ्रेंड्स, तभी मैंने उसको नंबर दिया है. दिस इज n2. उसके बाद n1, उसमें क्या किया जाएगा? प्राइस जब भी इंक्रीज होगा ना, तब हम लोग उसको n1 बोलेंगे. प्राइस जब भी इंक्रीज होगा तो n1 बोलेंगे. इंक्रीज एंड अगेन इंक्रीज, ऐसा हम लोग समझते हैं. उसके बाद अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज. इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स? देखो, दिस इज 1, ये प्राइस इंक्रीज है तो 2, डिक्रीज है तो 3, देखो ये सब इंक्रीज ही है तो 4, डिक्रीज ही है 5. अगर एक भी प्राइस का वेरिएशन आता है ना, तो एक नया आर आ जाएगा. दिस इज 7 एंड दिस इज 8. तो n1 का आंसर है, इट इज 11. n2 का आंसर है 8 और r का आंसर है वापस 8. ऐसा हम लोग समझते हैं. स्टेप नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे म्यू. इट विल बी कैलकुलेटेड एज 2 into n1 into n2 divided by n1 plus n2. जो भी आंसर है उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे. 2 into n1 is 11, n2 is 8 divided by 11 plus 8. So over here it is 2 into 11 into 8, that comes to 176 upon 19. जो भी आंसर है उसमें 1 ऐड किया जाएगा. So 10.2632. ऐसा करके म्यू का कैलकुलेशन. स्टेप नंबर 3 में स्टैंडर्ड डिविएशन. It is calculated as under root of the variance. So it is mu minus 1 into mu minus 2 divided by n1 plus n2 minus 1. उसका क्या करना है? अंडर रूट करना है. So 10.2632 minus 1, 10.2632 minus 2 divided by n1 is 11, n2 is 8 minus 1. तो इसका कैलकुलेशन होगा 10.2632 minus 1. So it is 9.2632 into 8.2632 divided by 18. जो भी आंसर है उसका रूट करने का है. 2.0621. That is the way the standard deviation is found. फोर्थ स्टेप में समझा, उसके पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं. एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन.
देखो ये थियरी का कहना कुछ ऐसा है, सपोज हमने पास के प्राइसेस देखे कोई एक सिक्योरिटी के, जिसमें क्या हो रहा है, द प्राइस इंक्रीजेस 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 इंक्रीजेस, decreases 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 decreases, increases 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 increases. Suppose the prices are changing like this, ये प्राइस पहले बहुत बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर वापस बढ़ता है, फिर वापस कम होता है, वापस बढ़ता है। यानी कि जब भी प्राइस एक डायरेक्शन में चेंज होता है ना, तो वही डायरेक्शन में बहुत सारा प्राइसेस जाता है, फिर वो गिरता है, तो गिरता है तो भी क्या होता है, दैट से इट इज से कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग फॉर सम टाइम पीरियड, लाइक दैट से द प्राइस चेंज जो है ना, वो एक डायरेक्शन में फिर थोड़े टाइम पीरियड तक उसी डायरेक्शन में जाता है, नीचे आएगा, उसके बाद वही डायरेक्शन में बहुत टाइम पीरियड तक नीचे जाएगा। सपोज ऐसा सिचुएशन है, देन इन दैट केस व्हाट डू यू थिंक, हम लोग फ्यूचर का प्राइस का प्रेडिक्शन इजीली कर सकते हैं या वो प्रेडिक्शन करना डिफिकल्ट है? फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में प्रेडिक्शन करना काफी आसान है। देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है काफी समय तक, फिर डिक्रीज हो रहा है काफी, दैट इज काफी समय, वापस इंक्रीज हो रहा है, वापस डिक्रीज हो रहा है। इफ एट ऑल द प्राइसेस चेंजेस लाइक दिस, देन इन दैट केस देखो यहां पे जब प्राइस इंक्रीज होगा ना, इमीडिएटली हमको पता चलेगा कि अभी थोड़े टाइम के लिए प्राइस इंक्रीज ही होने वाला है। इंक्रीज होके जब वो डिक्रीज होना शुरू होगा ना, तो हमको पता चल जाएगा दैट से यहाँ पे ये रिड्यूस ही होने वाला है। What I want to tell you is that say you'll be able to easily predict that say if at all the price change is, that is uninterrupted sequence of the price change is very less, ऐसा हम लोग समझते हैं। Everybody please pay attention, let me explain you. देखो ये क्वेश्चन में एक्चुअली हमारा अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज कितना है, 8 है। म्यू का मतलब क्या, एक्स बार। एक्स बार क्या बताता है, एक्स बार ये बताता है कि अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज क्या होना चाहिए, होना चाहिए 10.2632, होना ये चाहिए, एक्चुअली ये है। ये जो म्यू है ना, म्यू इज वेरी सिंपल, म्यू इज वेरी सिमिलर टू द एक्स बार। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक्चुअली अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज ये होना चाहिए, पर उसके कंपैरिजन में ये है। तो कैन वी से दैट इट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी? द आंसर इज नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अच्छा, उनका दूसरा एक कहना ऐसा है, लिसन केयरफुली, कि देखो आर बहुत कम हुआ ना, तो मार्केट वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में नहीं है। आर बहुत कम हुआ, देन इन दैट केस होना कितना चाहिए, होना ये इतना चाहिए, पर उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, देन द मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, ऐसा उनका कहना है। सर ये बहुत का मतलब क्या, वो मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, सपोज कि ऐसा होता है कि इन अ टाइम पीरियड ऑफ 20 डेज, 20 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें, या कोई भी और टाइम पीरियड है उसमें क्या होता है, 2 दिन प्राइस बढ़ता है, 2 दिन गिरता है, 2 दिन बढ़ता है, 2 दिन गिरता है, 1 दिन गिरता है, 2 दिन गिरता है, दैट इज 1 दिन बढ़ता है, 2 दिन गिरता है, 2 दिन बढ़ा, 1 दिन कम हुआ, 1 दिन ऊपर गया, 1 दिन नीचे गया, ऐसा करके हर रोज फ्लक्चुएशन होता है, हर रोज, ऑलमोस्ट हर रोज से तो 2 दिन में तो हो ही जाता है, कौन से, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में प्रेडिक्शन करना डिफिकल्ट होगा या सिंपल होगा? राइट इन द चैट बॉक्स। यानी हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, लेट अस से दैट से आज का डेट है 1 अगस्त, सिक्योरिटी का प्राइस कल के कंपैरिजन में आज बढ़ा है, 2 अगस्त आज भी बढ़ा है। कैन आई प्रिडिक्ट दैट से द 3 अगस्त में ये प्राइस गिरने वाला है?
क्यों? क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। यस, वी कैन ड्रॉ दैट कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी के प्राइस में क्या बहुत ही फ्लक्चुएशन है। सो दिस इज व्हाट आई कैन प्रेडिक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है कि हर रोज प्राइस ऑलमोस्ट रॉन्ग, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, या तो एटलीस्ट 2 दिन के बाद तो हो ही जाता है। तो अगर ऐसा फ्लक्चुएशंस बहुत है, इवन इन दैट केस आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। और अगर आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, देन इन दैट केस द मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। सो ये जो आर अगर कम है तो भी मार्केट इज नॉट वीक इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, और अगर आर का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो भी द मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। ऐसा हम लोग समझते हैं। यानी क्या हुआ कि आर का वैल्यू होना कितना चाहिए, 10 दैट इज से 26। बहुत कम है तो भी मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, बहुत ज्यादा है तो भी वो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी नहीं है, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो न बहुत ज्यादा होना चाहिए न बहुत कम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया है, लिसन केयरफुली, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है। और हम लोग क्या करेंगे, लिसन केयरफुली, हम लोग ऐसा करेंगे, म्यू प्लस और माइनस टी टेबल रीडिंग इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। लिसन केयरफुली, हमारे एग्जांपल में म्यू कितना है, 10.2632 माइनस टी टेबल रीडिंग किसका किया जाएगा, n1 प्लस n2 माइनस 1, इसका टी टेबल रीडिंग किया जाएगा। यानी हमारे एग्जांपल में क्या होगा, 11 प्लस 8 माइनस 1, 11 प्लस 8 माइनस 1 क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज 18। यानी 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से वाला हमको रीडिंग देखने का। सो वी अंडरस्टैंड इट्स ओवर हियर 10.2632 माइनस 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अभी मैं रीड कर रहा हूं। सर ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं समझाता हूं आपको। देखो 2.101 is subtracted from 10.2632, so it is 8.1622. 10.2632 plus 2.101, it is 12.3642. सॉरी, इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन करना मैं भूल गया। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन है 2.0621। So we understand it's over here 2.101 into 2.0621। ये जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, 10.2632 से डिडक्ट करेंगे, तो 5.93, 2.101 into 2.0621 plus 10.2633, that is 14.60। तो उनका कहना क्या है फ्रेंड्स, उनका कहना ऐसा है कि म्यू प्लस और माइनस टी टेबल रीडिंग फॉर n1 प्लस n2 माइनस 1, यानी कि 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, ये रेंज में अगर r का वैल्यू फॉल होता है, देन इन दैट केस द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, नॉट अदरवाइज। हमारे क्वेश्चन में r का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 इन दोनों के बीच में फॉल होता है, हाँ। सो वी अंडरस्टैंड दैट द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, क्योंकि अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, ऐसा उनका कहना है।
सर ये 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि हमने ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है ना, उसमें 5% चांस है कि गलती हो सकता है. The conclusion that say we draw is having say the 5% probability of the failure. The same thing is required to be done by us say for 10% level of the significance, जिसमें क्या होगा, जिसमें सिर्फ ये जो टी टेबल रीडिंग का वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगा, उसके अलावा और कोई चेंज होगा नहीं, ऐसा हम लोग समझते हैं. I request all of you to write down answer along with me. Step number 1, calculation of n1, n2 and r. हमने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से n1 का वैल्यू है 11, n2 का वैल्यू है 8 और r का वैल्यू है 8. उसके बाद स्टेप नंबर 2, in that calculation of mu will be calculated as 2 into n1 into n2 divided by n1 plus n2. जो भी आंसर है उसमें एक ऐड किया जाएगा. That is the way the mu is calculated. Two into n1 is 11, n2 is 8 divided by 11 plus 8. जो भी आंसर है उसमें हम लोग वापस एक ऐड करेंगे. So we understand that say that 2 into 11 into 8, that comes to 176 upon 19. That is 9.2632. प्लस 1. यानी कि बेसिकली ये हमारा अनइंटरप्टेड प्राइस सीक्वेंस होना चाहिए आइडियली. उसके बाद स्टेप नंबर 3, in that calculation of standard deviation. Standard deviation is calculated as under root of the variance, that is mu minus 1 into mu minus 2 divided by n1 plus n2 minus 1. और इसका क्या किया जाएगा, इसका अंडर रूट किया जाएगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. यानी हमारे एग्जांपल में म्यू का वैल्यू क्या है, 10.2632 माइनस 1 इंटू 10.2632 माइनस 2. जो भी आंसर है उसको डिवाइड किया जाएगा n1 प्लस n2 से. n1 का वैल्यू कितना है, 11, n2 इज 8 माइनस 1. उसका क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट करेंगे. सो इट इज 9.2632 8.2632 11 plus 8 that is 19, 19 minus 1 is 18. उसका क्या करेंगे, रूट करेंगे. सो ओवर हियर 9.2632 into 8.2632, जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 18 करेंगे और फिर उसका अंडर रूट करेंगे. दैट कम्स टू
2.0621, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिकेटिंग दैट से कितना डिविएशन टॉलरेबल है। एक्चुअली होना चाहिए आर इतना, पर अगर उतना नहीं है तो कुछ डेविएशन टॉलरेबल है, विद इन दैट लिमिट अगर वो डेविएशन होगा देन इन दैट केस देयर इज नो इश्यू। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 4, उसमें हम लोग रेंज कैलकुलेट करेंगे। मैं सबसे पहले टेबल का वैल्यूज आपको लिखवाता हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है बट स्टिल मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 एंड 20, उसके बाद परसेंटेज 5 10। देखो वैल्यू ऑफ द टीम is 2.101 at 18 degrees of freedom. Value of team at 10% is 1.734 for again 18 degrees of freedom. Value of team at 5% is 2.086 at 20 degrees of freedom. Value of team at 10% is 1.725 at 20 degrees of freedom. तो ये बेसिकली टी टेबल का रीडिंग मैंने लिखा हुआ है। हमको हमेशा क्या करना होता है फ्रेंड्स, हमको हमेशा n1 प्लस n2 माइनस 1, यानी हमारे एग्जाम्पल में 11 प्लस 8 माइनस 1, 19 माइनस 1, 18 डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम का हमको काम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी 3 वैल्यूज को अज्यूम करना है, उसका टोटल क्या होना चाहिए 100। सपोज मैंने अज्यूम किया 20, मैंने अज्यूम किया 30, तो मेरे को ये क्या अज्यूम करना पड़ेगा 50, तो ही वो टोटल 100 होगा। तो उसको टेक्निकली ऐसा बोला जाता है दैट्स द 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज लॉस्ट बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, दैट से जो आपका फ्रीडम होता है से वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। तो हमको यहाँ पे बेसिकली ये जो 20 डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम का रीडिंग दे रखा है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, उसका हमको कोई काम नहीं है। Now we are required to do answer for 5% level of significance and 10% level of significance. मैं इन सब का नोट आपको लिखवाता हूँ। 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि जो भी कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 5% चांसेस ऑफ मिस्टेक है। 10% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि जो भी कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 10% चांसेस ऑफ मिस्टेक है। सो आई एम राइटिंग द हेडिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसमें क्या किया जाएगा, म्यू प्लस और माइनस टी टेबल रीडिंग into standard deviation। तो माइनस करके हमको एक वैल्यू मिलेगा और प्लस करके हमको एक वैल्यू मिलेगा। म्यू का वैल्यू हमारे एग्जांपल में हमने क्या कैलकुलेट किया है 10.2632 माइनस टी टेबल रीडिंग 5% है, हाँ, सो 2.101 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 2.0621। तो ऐसा करके इसका आंसर कैलकुलेट होता है। सो इट इज 10.2632 माइनस 2.101 into 2.0621, so it is 4.3325।
So 10.2632 minus 4.3325, 5.9307, राइट हैंड साइड ऐसा ही होगा. It is 10.2632 plus 2.101 into 2.0621. 10.2632 plus 4.3325. So 10.2632 plus 4.3325, 14.5957. तो बेसिकली क्या है, ये हमारा रेंज आ गया. अगर आर का वैल्यू ये रेंज में फॉल होता है ना फ्रेंड्स, देन इन दैट केस द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, not otherwise. Right, on conclusion, value of R falls in between above to range so market is in weak form of market efficiency. ब्रैकेट में लिखो 8 is in between 5.9307 and 14.5957. This is what we understand. चलो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आंसर आप कैलकुलेट कीजिए एंड आई रिक्वेस्ट यू टू पुट द रेंज इन द चैट बॉक्स. नेक्स्ट heading, write down 10% level of significance. In that again there are two things. One is the lower limit and another is the higher limit. Mu minus t table reading into standard deviation. Mu का वैल्यू कितना है 10.2632 minus 10% of level of significance 18 degrees of freedom का t table reading है 1.734 into 2.0621. So 10.2632 plus 1.734 into 2.0621. So 3.5757. And similarly on the right hand side, mu plus t table reading into standard deviation. Mu had 10.2632 plus 1.734 into 2.0621. 10.2632 plus 3.5757. That is the way we are required to do answer. 10.2632 minus 3.5757, 6.6875.
10.2632 plus 3.5757, 13.8389. Once again, the value of the R is falling between these two. So we understand that, say, conclusion, R जिसका वैल्यू 8 है is falling in between above range 6.6875 and 13.8389. So market is in weak form of market efficiency. Full stop. Let us have the revision of the entire answer. रन टेस्ट में हमको जो क्लोजिंग प्राइसेस का इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है वो ग्रेटर देन 30 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू 30 हो सकता है. ग्रेटर देन 30 में वी हैव अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टू बी अप्लाइड. लेस देन 30 में दो चीज हो सकता है, या तो सैंपल डेटा दिया जा सकता है या तो पॉपुलेशन डेटा दिया जा सकता है. सैंपल का मतलब क्या, कुछ, और पॉपुलेशन का मतलब क्या, सब. अगर हमको सैंपल डेटा दे रखा है देन इन दैट केस टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट यूज करेंगे. पॉपुलेशन डेटा दे रखा है तो हमको अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आंसर करने का है. ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें हमको टी टेबल का रीडिंग दे रखा है, इसलिए हम लोग ऐसा मान रहे हैं दैट से इट इज द सैंपल डेटा फॉर असेसमेंट फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन इक्वल टू 30. इसलिए हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे N1, N2 एंड R. N1, N2 एंड R के लिए हमको क्या करना है, से द क्लोजिंग प्राइसेस का कंपैरिजन करना है. आज के क्लोजिंग प्राइस का कंपैरिजन कल के दैट इज क्लोजिंग प्राइस से. लाइक दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट N1, N2 एंड R. N1 का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स प्राइस इंक्रीजेस. N2 का मतलब है नंबर ऑफ प्राइस दैट इज द टाइम्स प्राइस डिक्रीजेस. और R का मतलब है अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज N1, N2 एंड R. ना फ्रेंड्स, हमने आगे ऐसा समझा कि अगर प्राइस कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है कुछ टाइम तक, फिर कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है कुछ टाइम तक, वापस कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, फिर कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है, यानी कि एक टाइम पीरियड में वो 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है. लाइक जो भी एक टाइम पीरियड का हम लोग लाइक एनालिसिस कर रहे हैं उसमें इफ एट ऑल वी सी दैट से द अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज इज वेरी लेस. यानी यहाँ पे हम लोग क्या दैट इज से देख सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. यानी अगर ये आर का वैल्यू बहुत ही कम है देन इन दैट केस हमको प्राइस का प्रेडिक्शन करना आसान हो जाएगा. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं दैट से सपोज कि ऐसा सिचुएशन है और प्राइस अभी गिरना शुरू हुआ, तो जैसे ही वो गिरना शुरू होगा ना तो हमको पता है दैट सभी प्राइस गिरने ही वाला है. सो इन दैट केस वी कैन टेक शॉर्ट पोजीशन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. ये प्राइस गिरा और फिर वो प्राइस ऊपर जा रहा है, एक बार ऊपर गया ना तो हमको पता चल गया कि ये ऊपर ही जाने वाला है, तो यहाँ पे हमने सेल किया था, फिर यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, या तो फिर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे और प्राइसेस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाएगा ना तो हमको पता चल गया अभी प्राइस गिरेगा, इसलिए हम लोग सेल कर रहे हैं. यानी क्या, अगर अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द प्राइस चेंज यानी वैल्यू ऑफ द आर बहुत कम है तो हम हमारे लिए प्राइस का प्रेडिक्शन करना आसान है, और हम लोग ऐसा बोलेंगे दैट से द मार्केट इज इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी. ऐसा हम लोग समझते हैं.
अच्छा, वैल्यू ऑफ द आर क्या होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा बोल रखा है, लेट्स से दिस इज व्हाट से द वैल्यू ऑफ द आर शुड बी। क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पर क्या होना चाहिए उसके लिए उन्होंने ऐसा मीन का म्यू का फॉर्मूला दिया है। तो बेसिकली उनका कहना ऐसा है थियरी का कि हमारा जो आर है वो 10.2632 होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोगों ने ऐसा पूछा कि 10.2632 से ज्यादा होगा या कम होगा, तो मार्केट इज नॉट इन वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, ऐसा पूछा। तो उन्होंने बोला ना ना ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा एक चीज उन्होंने ऐसा समझाया कि इफ एट ऑल देर इज टू मैनी फ्लक्चुएशंस, उसमें भी क्या होगा कि प्राइस का प्रिडिक्शन करना आसान हो जाता है। यानी उनका कहना ऐसा है कि आर का वैल्यू है ना, न बहुत ज्यादा होना चाहिए न बहुत कम होना चाहिए। आर का वैल्यू आइडियली क्या होना चाहिए, 10.2632 होना चाहिए, एग्जैक्टली वो नहीं। तो क्या, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम लोग ऐसा बोलते हैं दैट से इट शुड बी विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। तो रेंज कैसे डेवलप करने का, तो उन्होंने बोला कि चलो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन जो लोग नॉर्मली करते हैं, दैट इज व्हाट से द स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड, दैट इज 2.0621। फिर उन्होंने ऐसा बोला दैट से हम लोग रेंज कैलकुलेट करेंगे। भाई रेंज का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो रेंज के कैलकुलेशन के लिए उन्होंने ऐसा बोला कि सबसे पहले हम लोग जो भी कंक्लूजन ले रहे हैं ना, वो कंक्लूजन में गलती होने का चांसेस है। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे दैट से हमारा कंक्लूजन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस का मतलब ये है दैट से हमारा कंक्लूजन 5% गलत होने का चांसेस है। कंक्लूजन क्या है वो हम लोग बताते हैं, बट उसमें 5% गलती होने का चांसेस है। उन्होंने ऐसा बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टी टेबल का रीडिंग करेंगे, टी टेबल का रीडिंग करेंगे फॉर 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सर ये 18 कहाँ से आया, तो उन्होंने ऐसा बोला कि n1 प्लस n2 माइनस 1 करके जो आता है ना, दैट इज कॉल्ड 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और उसके लिए हम लोग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का रीडिंग करेंगे। So over here we understand that the mu minus this, mu plus this, t टेबल का रीडिंग इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, टी टेबल का रीडिंग इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी बेसिकली हम लोग ऐसा समझते हैं दैट से हमारा आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में फॉल होना चाहिए। आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू इन दोनों के बीच में फॉल होना चाहिए। अगर आर का वैल्यू इन दोनों के बीच में फॉल होगा ना, then in that case we understand that so the market is in weak form of market efficiency। यानी R बहुत ज़्यादा भी नहीं है और R बहुत कम भी नहीं है। अगर R का वैल्यू फॉर एग्जांपल 15 है, तो हम लोग बोलेंगे दैट से बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइसेस आप फ्यूचर प्राइसेस का प्रेडिक्शन कर सकते हो, क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। और अगर R सपोज की 4 है, तो भी उनका कहना ऐसा है दैट से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस कौन से दैट इस डायरेक्शन में मूव होगा बेस्ड ऑन द पास्ट प्राइसेस। क्यों, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशंस है ना वो बहुत कम है, ऐसा उनका कहना है ना। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ टेक्निकल वर्ड, उसमें कुछ ऐसा होता है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल वर्ड लाइक दिस। सपोज मुझे कोई भी 3 वैल्यू अज्यूम करना है जिसका समेशन लेट अस से 100 होना चाहिए। तो मैंने अज्यूम किया 20, मैंने अज्यूम किया 50, इन दोनों में मुझे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर मैं 20 एंड 50 अज्यूम कर रहा हूं, तो लास्ट में मेरे को क्या 30 ही अज्यूम करना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर, नहीं तो क्या होगा टोटल 100 नहीं होगा। तो उसको टेक्निकली ऐसा बोला जाता है कि 3 में से 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज लॉस्ट। डिग्री ऑफ द फ्रीडम का मतलब क्या, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। So write down a note for this first point. In order to test
market is in weak form of market efficiency or not, comma, we can conduct run test. Second point, we have to see that how many closing prices closing prices have been given, full stop. We may be given closing prices more than 30 or less than equal to 30. If it is more than 30, comma, we will conduct probability distribution test, that is Z table, full stop. If it is less than equal to 30, T distribution test, if sample data is given, otherwise normal probability distribution method. Full stop. Fourth point, mu indicates that ideally R should be equal to mu, full stop. In that case, market is in weak form of market efficiency.
Full stop. Fifth point, 5% level of significance means there are 5% chances of mistake in conclusion. Full stop. 10% level of significance means there are 10% chances of mistake in conclusion. Full stop. Next point, value of R may be other than mu, comma. In that case, we have to develop a range in which R should fall. Full stop. R should be within mu plus or minus standard deviation into T table reading. Full stop. In that case, market is in weak form of market efficiency, not otherwise. Full stop. With paragraph write down. Over here, logic is that if R is too less or too more, we can easily predict future price. So it should be neither too high nor too low. Full stop.